उसके नीचे कंक्रीट की ठंडी जमीन पर पड़े आनंद शर्मा को जैसे ही सूरज की पहली किरणें अटारी के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने लगी, एक कंपी महसूस हुई। यह सुबह की चिड़ियों का चहकना नहीं था, बल्कि पेट में खालीपन का एहसास था, जिसने एक नए दिन की शुरुआत का ऐलान किया था। एक ऐसा दिन जिसमें शिकार की जरूरत थी। नमी और ठंड से शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। यहां धूल भरी बीमों और भूली हुई चीजों के बीच उसे आदत सी हो गई थी। ये एक तरह का टूटा फूटा दयनीय ठिकाना था, जहां कम से कम उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समय एक बेरहम पहरेदार है। आनंद शर्मा कराहते हुए उठा, अनदेखी धूल झाड़ते हुए। टूटे हुए शीशे के एक टुकड़े में उसकी परछाई दिखी, एक चेहरा जो झुर्रियों से भरा था, जैसे दर्द और नुकसान का कोई पुराना नक्शा। सफेद बालों ने कनपटी को सफेद कर दिया था, लेकिन झुकी हुई भौहों के नीचे की आंखें एक अजीब, तेज और भेदी ठंडक से चमक रही थीं। एक ऐसे इंसान की आंखें जिसने इतना कुछ देखा था कि अब कुछ भी उसे हैरान या तोड़ नहीं सकता था। कभी कभी यह नजर अपनी बेरुखी से, खाई में देखने की अपनी तैयारी से उसे खुद भी डरा देती थी। वह बाहर निकला, सुबह की ओर, जिसमें धुएं और गीले डामर की गंध थी। जेब में कुछ सिक्कों की खनखनाहट, आज के लिए एक छोटी सी पूंजी, भूख से मरने से बचने के लिए काफी। वह कूड़े में हाथ नहीं डालता था। यह उसकी आखिरी अटल सीमा थी। उसका स्वाभिमान खाई पर जमी पतली बर्फ की तरह उसे ऐसा करने से रोकता था। वह हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था। बाजार में भारी सामान उठाना, आंगन में झाड़ू लगाना, जहां उसे थोड़ी पहचान मिली थी। यहां इस इलाके में लोग उसे जानते थे। कुछ तो उसे देखकर नमस्ते भी करते थे, उसकी पुरानी पोशाक को नजरअंदाज करते हुए। सिक्के एक छोटी पाव रोटी और केफिर के एक पैकेट के लिए भी काफी थे। विशाल कंटेनरों के पास से गुजरते हुए उसने उन पर झुके हुए लोगों की आकृतियों पर बस एक नजर डाली। न कोई निंदा, न कोई दया, बस एक कड़वी समझ और एक स्टबन आंतरिक प्रतिज्ञा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक छोटी बेकरी में उसे मना किए जाने की उम्मीद नहीं थी। सेल्स गर्ल, जिसकी आंखों में हमेशा थकान रहती थी, उसके आने की आदी थी। वह पहले से ही ब्रेड की शेल्फ की ओर हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन आनंद शर्मा ने उसे रोक दिया। किशमिश वाली पाव रोटी और केफिर। आवाज धीमी, सर्दी वाली थी, लेकिन उसमें कोई विनती नहीं थी। पैसे चुकाकर उसने एक टूटे हुए फुटपाथ पर बैठने की जगह ढूंढी। पाव रोटी की गर्माहट, केफिर का खट्टापन, एक नई अनिश्चितता से पहले भूलने का एक छोटा सा पल। कल के दिन के लिए आज ही तैयारी की जरूरत थी। वह उठ गया। काम ढूंढने का समय हो गया था। कोई भी कैजुअल काम ढूंढने की कोशिश करते हुए वह फुटपाथ पर चला जा रहा था, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। तभी एक तेज सीटी बजी। अगले ही पल एक तेज चमक उसके पास से गुजरी। एक लड़का जो तेजी से उड़ रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर था। रफ्तार जानलेवा थी। किशोर मुश्किल से मुड़ पाया, चमत्कारिक रूप से टकराने से बच गया। ट्रैफिक लाइट पर स्कूटर रुक गया। हरी बत्ती जली। लड़का भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सालों के खतरे से बनी इंस्टिंक्ट आनंद शर्मा के दिमाग से तेज काम कर गई। एक झटका, टी शर्ट का कपड़ा पकड़ लिया, ब्रेक की चीख और पास से गुजरती हुई कार का शोर उस जगह से आधा मीटर दूर जहां स्कूटर अब भी खड़ा था। क्या तुम्हें जीने की चाहत नहीं है? आनंद शर्मा की आवाज फटी हुई थी। उसमें झटके का एहसास था। उसका अपना डर एक भयानक रक्षात्मक गुस्से में बदल गया। लड़का भूत की तरह पीला पड़कर जम गया। लेकिन हरी बत्ती थी ना। हरी बत्ती बेवकूफों के लिए कवच नहीं है। आनंद शर्मा ने उसे छोड़ दिया। सड़क पर देखना होता है, न कि लाइटों को घूरना होता है। समझ किशोर पर छा गई। पतले शरीर में कंपी दौड़ गई। मैं मैं समझ गया। आपका शुक्रिया। आपने मुझे आपने मुझे बचा लिया। आनंद शर्मा ने हाथ झटक दिया। कोई बात नहीं। इतनी जल्दी कहां थी? वह बातचीत को खतरनाक पल से हटाना चाहता था। डैडी के पास। वह यहीं पास में काम करते हैं। पिता के पास। ठीक है। खुद चले जाओगे या शायद मैं साथ चलूं? लड़का, जो अभी सदमे से उबर नहीं पाया था, ने प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। प्लीज मुझे साथ ले जाइए। इससे
इससे मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, आनंद शर्मा ने सिर हिलाया। मेरा नाम आनंद है और मेरा रोहित है। लड़के की आवाज में दम आ गया। डैडी का ऑफिस बहुत पास है, जल्दी चलिए, मैं उन्हें सब बताऊंगा, वह आपको जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। उसके शब्दों में बच्चों का अटल आत्मविश्वास था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। बेटे की जान की कोई कीमत नहीं, ये तय करना मेरा काम है। रोहित ने जिद्दी से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। वे चल पड़े। एक शांत जोड़ी, पुरानी जैकेट में एक बूढ़ा आदमी और एक स्कूटर वाला लड़का, जो सड़क पर लगभग मर गया था। रोहित शायद अपने पिता से बातचीत के बारे में सोच रहा था। आनंद शर्मा, कल के लिए कैसे और कहां से पैसे कमाना है, यह शाश्वत डिप्रेसिंग सवाल। कूड़ेदानों का विचार उसके दिमाग के अंधेरे कोनों से उठ रहा था और वह उसे दोगुनी ताकत से दबा रहा था। एक चमकदार काली सेडान फुटपाथ के पास रुकी। रोहित सब कुछ भूलकर गाड़ी की ओर भागा। उसमें से एक लंबा आदमी निकला, इम्पेकेबल सूट पहने हुए, 2 मंजिला इमारत के प्रवेश द्वार की ओर जा रहा था। बेटे की पुकार सुनकर वह मुड़ा। हाय डैडी! रोहित दौड़कर आया और झुकते हुए पिता को कसकर गले लगा लिया। रोहित, हाय बेटा, तुम यहां कैसे? तुम्हें तो मम्मी के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना था। राजीव वर्मा ने चश्मा उतारा, लड़के के चेहरे को ध्यान से देखते हुए। मम्मी रात का खाना बना रही है, मैंने खुद ही आने का फैसला किया और कोच बीमार हो गए, कैंसिल हो गया। रोहित ने जल्दी से कहा। ठीक है। राजीव ने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे बिल्डिंग की ओर ले गया। चलो ठीक है। डैडी रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बस तुम चिंता मत करना, ठीक है? रोहित की आवाज फिर से गंभीर हो गई। कोशिश करूंगा। राजीव को चिंता महसूस हुई। 2 ब्लॉक दूर मुझे लगभग एक कार ने टक्कर मार दी थी, रोहित ने बिना समय कहा। राजीव पीला पड़ गया। क्या? कैसे? फिर से स्कूटर पर तेज जा रहा था। तुम ठीक हो? कुछ टूटा तो नहीं? वह फ्रैंटिकली बेटे की जांच करने लगा। सब ठीक है, चिंता मत करो, मुझे मुझे इस आदमी ने बचाया। रोहित ने आनंद शर्मा की ओर इशारा किया, जो थोड़ा पीछे खड़ा था। यह बेघर आदमी? राजीव की नजर सतर्क जांचने वाली हो गई। ये तुम्हारे साथ क्यों है? और तुम्हारा स्कूटर कहां है? इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, रोहित ने दृढ़ता से दोहराया, पिता को चुनौती देते हुए। ठीक है, सॉरी। राजीव शर्मिंदा हुआ। उसे उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, वह बस मुझे सुरक्षित पहुंचाने के लिए साथ आया था। मैं चाहता हूं कि तुम उसे शुक्रिया कहो। रोहित ने जल्दी से पूरी कहानी बता दी। राजीव बेटे पर भरोसा करते हुए उसे ऑफिस में जाने को कहा। खुद आनंद शर्मा के पास गया। मेरे बेटे को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। राजीव ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया। आनंद शर्मा ने उसे पकड़ा, गर्म मजबूत हथेली, उसकी परपेचुअल ठंडक से कॉन्ट्रास्ट। कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई भी। आनंद शर्मा ने स्कूटर लौटा दिया। मैं आपको कैसे शुक्रिया कह सकता हूं? राजीव ने पूछा। आनंद शर्मा ने एक सफल आदमी को देखा जो कोई भी रकम चुकाने में सक्षम था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उसने जवाब दिया, उसकी आंखों से बचते हुए। भीख मांगना घिनौना था। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। राजीव अटल था। ऑफिस में चले, मैं सोचूंगा कि आपको कैसे शुक्रिया अदा करना है, पैसे से नहीं। गेट पर उन्हें सुरक्षा प्रमुख ने रोक दिया, वर्दी में एक विशाल आदमी। नमस्कार राजीव वर्मा, उसने स्टिफली कहा। हाय प्रकाश, कैसी चल रही है ड्यूटी? कोई घटना नहीं। बहुत अच्छा। राजीव अंदर गया, लेकिन पीछे थोड़ी हिचकिचाहट देखकर रुक गया। रुको, प्रकाश सिंह ने आनंद शर्मा का रास्ता रोक दिया। तुम कहां जा रहे हो? यह निजी संपत्ति है। मुझे आमंत्रित किया गया था, आनंद शर्मा ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर जवाब दिया। यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हें निकाला जाए, सुरक्षा गार्ड ने उसे नापसंद करते हुए चिल्लाया। आनंद शर्मा पीछे हट गया। उसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था। प्रकाश, वह मेरे साथ है। राजीव गेट पर लौट आया। माफ करना, मुझे नहीं पता था। प्रकाश सिंह बगल हट गया, बूढ़े आदमी को अपॉलोजेटिक लुक के साथ जाने दिया। केबिन में राजीव कुर्सी पर बैठ गया।
उसने आनंद शर्मा को ध्यान से देखा। इस आदमी ने उसके बेटे को बचाया और वह उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तो मेरा नाम राजीव वर्मा है। मैं इस कंपनी का मालिक हूं। हर चीज की कीमत होती है और मेरे बेटे की जान अनमोल है। बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। आनंद शर्मा सामने वाली कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि खड़ा रहा। नहीं, मैं आपको तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक हम इस मामले को सुलझा नहीं लेते। मेरा कॉन्शियंस मुझे ऐसा करने नहीं देगा। मैं मैं नहीं जानता क्या कहूं। मेरे पास मेरे पास सब कुछ है। आनंद शर्मा ने कंधे उचकाए, उसकी नजर से बचते हुए। राजीव खुद को रोक नहीं पाया। क्या है? तुम बेघर हो? मेरे पास छत है और मैं भूखा नहीं मर रहा, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। बाकी जैसे होगा। चूंकि आप पैसे नहीं ले रहे, राजीव ने सोचा, मैं आपको एक अवसर दूंगा। मछली नहीं, बल्कि मछली पकड़ने की छड़ी। उसे एक विचार आया। आपका क्या मतलब है? मैं आपको नौकरी की पेशकश कर रहा हूं, स्वीपर के तौर पर। वेतन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यह आपको इंसान की तरह जीने देगा। यह ये मेरे नैतिक ऑब्लिगेशंस को कवर करेगा। मान जाओ। आनंद शर्मा जम गया। नौकरी, छत, एक डिसेंट जिंदगी। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन राजीव की नजर गंभीर थी। मुझे मुझे सोचने का समय चाहिए। 1 मिनट। राजीव ने घड़ी देखी। मेरा समय तय है। 1 मिनट। डेस्टिनी तय करने के लिए अटारी में ठंड में जमना या इस मदद को स्वीकार करना। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं मैं साबित करूंगा कि मैं अभी भी अपना पेट खुद भर सकता हूं। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। शानदार। राजीव मुस्कुराया। मैं अब भी अरेंज करता हूं ताकि आपको हायर किया जा सके, और हम आपको रहने के लिए एक स्टोर रूम देंगे। आप वहां रह सकते हैं। उसने फोन उठाया। नैना कपूर, आइए। एक नए कर्मचारी स्वीपर को हायर कीजिए और उसके रहने के लिए एक स्टोर रूम तैयार कीजिए। शुरुआत के लिए एडवांस। राजीव को सुनते हुए आनंद शर्मा को एक अजीब सा चक्कर आया। छत, अपना कमरा, अटारी नहीं, कंक्रीट नहीं। उसे असहज महसूस हो रहा था, ऑलमोस्ट ह्यूमिलिएशन इस दयालुता से। लेकिन वह समझ गया था, यह एक ऐसा मौका था जिसे गंवाया नहीं जा सकता था। सर्दियों तक अटारी में जीना मुश्किल था। शुक्रिया, आप आप बहुत दयालु हैं, उसने कहा, राजीव की आंखों में देखते हुए। उम्मीद है मैं चुका पाऊंगा। उसकी नजर में किसी दूर अनइंटेलिजिबल चीज की परछाई दिखी। यह समझकर कि उसकी उपस्थिति समय बर्बाद कर रही है, आनंद शर्मा केबिन से बाहर निकला, गेट की ओर भागा। कुछ मिनटों बाद वह आई, लंबी, आकर्षक, एक छोटी स्कर्ट में। नैना कपूर। उसने तुरंत समझ लिया, वह उसके लिए ही आई थी। आनंद शर्मा, उसने पूछा, उसे बैली देखते हुए। उसकी आवाज में ठंडक थी। आनंद शर्मा, उसने करेक्टेड किया। हाँ, मैं ही हूं। वह थोड़ा खड़ा हो गया। राजीव वर्मा ने आपको हायर करने को कहा है। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? उसने बिना छुपाए कंटेम्प्ट के साथ पूछा। नहीं, आनंद शर्मा ने शॉर्ट जवाब दिया। डॉक्यूमेंट्स? उसकी जिंदगी वहीं रह गई थी, बहुत दूर, उस पास्ट में जिसे उसने इतनी सावधानी से छुपाया था। ठीक है, हम इसे अरेंज कर लेंगे। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। नैना कपूर, मिलकर अच्छा लगा। उसकी आंखों में लिखा था, बिल्कुल नहीं। वह लगभग 25 साल की थी, लेकिन उसका एटीट्यूड एक लेडी की तरह था। उसकी स्क्विमिशनेस से उसे कोई हैरानी नहीं हुई। कई सालों से सबने उसे ऐसे ही देखा था। स्टोर रूम एक छोटा कमरा निकला। बिस्तर, मेज, अलमारी, एक असली कमरा। उसने मुश्किल से सांस रोकी। यह सेल्वेशन था। मुझे 2 घंटे के लिए बाहर जाना है, उसने नैना कपूर से कहा। सामान लेने। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सुबह से काम शुरू करूंगा। जैसी आपकी मर्जी, उसने पलटकर जवाब दिया। बाहर उसने रोहित को देखा। लड़का सुरक्षा गार्डों के आसपास स्कूटर चला रहा था। आपका शुक्रिया रोहित, आनंद शर्मा ने कहा। आपने आपने मेरी बहुत मदद की। क्या डैडी ने आपको शुक्रिया कहा? रोहित ने पूछा, क्लियरली उम्मीद कर रहा था कि वह बहुत सारे पैसे के बारे में सुनेगा। हाँ, राजीव वर्मा बहुत अच्छा आदमी है, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। और आपके पास कुछ भी नहीं है? रोहित ऑब्जर्वेंट था। आपने तो कहा था कि वह अच्छा है।
और उसने आपको कुछ नहीं दिया? मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने मुझे नौकरी दी। आनंद शर्मा मुस्कुराया, हल्के से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए। बेकार, मैं तो पैसे ही लेता। 1 लाख या 1 करोड़। रोहित ने अमीरी का सपना देखा। तुम जवान हो, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। मुझे अब थोड़ा ही चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा। ठीक है रोहित, मिलेंगे। उसने अलविदा कहा और अपनी अटारी की ओर चला गया। कुछ घंटों बाद वह अपने इकलौते पीटे हुए बैकपैक के साथ लौटा। प्रकाश सिंह ने उसे कॉशियसली देखा, लेकिन जाने दिया। आदेश आदेश था। उसने बस युवा सुरक्षा गार्ड संजय को नए कर्मचारी के बारे में इन्फॉर्म्ड किया। सुबह शेयर्ड शावर में ठंडे पानी से शुरू हुई। सालों में पहली बार उसने खुद को वाकई साफ महसूस किया। पुरानी शर्ट का ऊपरी हिस्सा उतारकर उसने अपनी बांह पर अतीत का निशान देखा। एक फीका लेकिन साफ टैटू, मिलिट्री वाला। उसने आईने से मुंह मोड़ लिया। यादों के लिए समय नहीं था। उसने एक साफ 2 वॉर्न आउट शर्ट पहनी। उपकरण उठा लिया। पोछा और बाल्टी लेकर उसने फर्श साफ करना शुरू किया। जल्दी से, लगभग साइलेंट, ताकि कर्मचारियों के आने से पहले काम पूरा हो जाए। फिर झाड़ू लेकर बाहर चला गया। प्रकाश सिन्हा जल्दी आ गया था। उसने बूढ़े आदमी को काम करते देखा। परसों का झगड़ा उसे परेशान कर रहा था। सुप्रभात आनंद शर्मा, उसने शुरू किया। हमारी मुलाकात अच्छी नहीं हुई। मैं प्रकाश सिंह हूं, सुरक्षा प्रमुख। मैं यहां राजीव वर्मा के पिता के समय से काम कर रहा हूं। नमस्ते प्रकाश सिन्हा, आनंद शर्मा ने कामली जवाब दिया। होता है। उसने दस्ताने उतारे, हाथ बढ़ाया। सुरक्षा गार्ड ने मजबूती से हाथ मिलाया। कुछ मिनट बाद संजय आया। जवान, फिट, अहंकारी एक्सप्रेशन वाला। हाय, मैं संजय हूं, प्रकाश सिंह का सहायक, उसने कहा, झाड़ू पकड़े आनंद शर्मा को ओपनली कंटेम्प्ट के साथ देखते हुए। नमस्ते आनंद शर्मा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, झाड़ू लगाते हुए। बॉस किस मेरिट पर बेघर लोगों को काम पर रखता है? संजय ने शार्पली पूछा। वही मेरिट जिस पर तुम्हें हायर किया गया। आनंद शर्मा का जवाब इंस्टेंट शार्प था। संजय चौंका, फिर भड़क गया। तू तूने क्या कहा? वो ऑलमोस्ट हमला करने वाला था। आनंद शर्मा ने झाड़ू को मजबूती से पकड़ा, स्टैंस लिया। पुराना शरीर अभी भी याद रखता था। वह डरता नहीं था। तुरंत रुको, प्रकाश सिंह चिल्लाया, बिल्डिंग से बाहर आते हुए। हम कुछ नहीं। आनंद शर्मा मुस्कुराया, संजय को देखते हुए। एक ही नजर से उसने दिखाया कि लड़ाई जवान के फेवर में नहीं होती। सब ठीक है, संजय ने गुस्से में कहा और कपड़े बदलने चला गया। उस पर ध्यान मत दो, प्रकाश सिंह ने कहा। अच्छा लड़का है, बस कॉशियस। होता है, आनंद शर्मा ने कामली जवाब दिया। वह कोई रिजेंटमेंट नहीं रखता था। कर्मचारी आने लगे। वे अंदर चले गए। स्वीपर को बिना देखे नैना कपूर पास से गुजरी, उसे एक भी नजर नहीं दी। बाहर का काम खत्म करके आनंद शर्मा अंदर चला गया। उपकरण रख दिया, कूड़ा फेंक दिया। संजय अभी भी उसे चुपके से देख रहा था, किसी धोखे की उम्मीद में। प्रकाश सिंह ने यह देखा। संजय, तुम्हारा काम सुरक्षा है, स्वीपर तुम्हारे अंडर नहीं आता। दोपहर के करीब मीना देवी, मुख्य अकाउंटेंट, आई। एक प्लम्प, दयालु महिला। आज उनके साथ रोहित था। कल शाम लड़के ने अपनी मां को अपने बचाव के बारे में बताया था। मीना देवी ने एक केक बेक किया था। सुरक्षा गार्डों को नमस्ते कहकर वह स्टोर रूम की ओर चली गई। रोहित ने दरवाजा खोला। मीना देवी केक लेकर अंदर आईं। आनंद शर्मा चौंका। नमस्ते। मुझसे? उसने पूछा। मेहमानों की उम्मीद नहीं थी। हाय आनंद शर्मा, जरूर तुमसे। रोहित मां के पीछे से झांका। नमस्ते, मैं मीना देवी हूं, रोहित की मां। महिला ने कहा, दयालुता से चमक रही थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आनंद शर्मा ने क्विकली जगह बनाई, अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए। जो कुछ रोहित ने बताया, क्या वह सच है? मीना देवी ने पूछा। उनकी आंखों में अभी भी बेटे के लिए डर था। इस पर निर्भर करता है कि उसने क्या बताया। आनंद शर्मा ने इवेसिवली जवाब दिया कि आपने उसकी जान बचाई, कि अगर आप नहीं होते तो। वह थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहा है, आनंद शर्मा ने कहा। लेकिन ये बुरी तरह खत्म हो सकता था, बहुत बुरी तरह। नटखट, मीना देवी ने आह भरी, केक नीचे रखते हुए। कितनी बार कहा है देखने के लिए?
उसे डांटो मत, आनंद शर्मा ने डिफेंड किया। उसने सब कुछ सही किया, हरी बत्ती का इंतजार किया, बस कोई बहुत जल्दी में था, या नियमों को तोड़ने का फैसला किया। उसने कार की ओर संकेत किया। हो सकता है ड्राइव करने वाले बेवकूफों की कमी नहीं है, मीना देवी ने अग्रीड। और सिर्फ ड्राइव करने वाले नहीं, आनंद शर्मा मुस्कुराया। उसने माहौल हल्का करने का फैसला किया। महिला ने जवाब में मुस्कुराया। वह समझ गई, सख्त बाहरी रूप के पीछे एक इंटरेस्टिंग आदमी छिपा है। आनंद शर्मा ने चाय बनाई, ऑकवर्ड तरीके से केक काटा। उसने खुद को एक हॉस्पिटल होस्ट दिखाया। उन्होंने थोड़ी देर बात की। मीना देवी ने उसे एक बार फिर शुक्रिया कहा। जाते समय उसे गले लगाया। रोहित वहीं रुक गया। उसे इस बूढ़े आदमी के साथ रहना इंटरेस्टिंग लग रहा था। अगले दिन सुबह आनंद शर्मा फिर से भोर में उठा। सफाई, शॉवर में खुद को साफ किया, उपकरण उठाया, अंदर सफाई की, बाहर चला गया। एंट्रेंस पर एक प्लम्प अधेड़ उम्र की महिला से टकराया। उससे पास से गुजरना मुश्किल था। माफ करना, क्या मैं जा सकता हूं? आनंद शर्मा ने पोलाइटली पूछा। ओह नमस्ते, बिल्कुल। वह बगल हट गई। शुक्रिया। वह जल्दी से बाहर निकल गया। रुको, मैंने आपको पहले नहीं देखा, उसने पुकारा। मैं यहां सिर्फ 2 दिन से काम कर रहा हूं, शायद हम नहीं मिले। ओह ठीक है, मैं छुट्टी पर थी। मैं मीना देवी हूं, मुख्य अकाउंटेंट। मिलकर बहुत खुशी हुई। आनंद शर्मा, मेरा पद, मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, झाड़ू लगाते हुए। हाँ, मैं सब समझती हूं। आपस से मिलकर बहुत खुशी हुई। मीना देवी जल्दी से ऑफिस चली गई। 15 मिनट बाद राजीव वर्मा आया। उसने एंट्रेंस पर आनंद शर्मा को देखा, रुक गया। सुप्रभात, आनंद शर्मा। आपको नई जगह कैसी लगी? नमस्ते राजीव वर्मा, धन्यवाद। सब अच्छा है। क्या आप स्टोर रूम में बस गए? क्या जगह काफी है? हाँ, पुरानी जगह से बहुत बेहतर, खासकर शॉवर अच्छा है। पब, केतली, सब लोगों के लिए। राजीव मुस्कुराया। आप आप एक अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद, आनंद शर्मा ने जवाब दिया, थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर। दुर्भाग्य से सब ऐसा नहीं सोचते। क्या आपने मीना देवी को देखा, मुख्य अकाउंटेंट को? अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हैं तो वो यही है। बहुत अच्छा, तो मैं चलता हूं। राजीव जल्दी से ऑफिस चला गया। कुछ दिनों बाद मीना देवी काम पर समोसे लेकर आईं। उन्होंने आनंद शर्मा को बाहर ढूंढा, नहीं मिला, तो दोपहर के भोजन का इंतजार करने का फैसला किया। दोपहर के भोजन के समय वह स्टोर रूम की ओर चली गई। आनंद शर्मा केतली लगा रहा था। नमस्ते, मैं आपसे मिलने आई हूं, उसने मुस्कुराया। आइए बैठिए, आनंद शर्मा फर्स्ट। परेशान मत होइए, आइए चाय पीते हैं। उसने मेज पर बैग रख दिया। समोसे, गंध, इंटॉक्सिकेटिंग। यह ये मेरे लिए है? आनंद शर्मा ने एम्बैरेस्ड होकर पूछा। वह लगभग भूल गया था कि किसी की देखभाल क्या होती है। जरूर आपके लिए, मुझे पकाना बहुत पसंद है, मीना देवी ने जवाब दिया। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने इधर उधर देखा, बदले में कुछ देने के लिए कुछ नहीं था। ऑकवर्डनेस उसे घेर गई। माफ करना, वह बाहर चला गया। पास की दुकान में भागा, एक चॉकलेट बार खरीदा। ये लीजिए, ये आपके लिए है, उसने टिमिडली कहा, उपहार देते हुए। ये जरूरी नहीं था, लेकिन शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने चाय पी। बातचीत आसानी से चल रही थी, जैसे उनके बीच स्टेटस और वेल्थ की कोई खाई नहीं थी। मीना देवी दयालु, सरल निकली। उन्होंने अपने पोते पोतियों के बारे में बताया। ब्रेक खत्म हो गया। वह जल्दी में थी। उसके जाने के कुछ मिनट बाद रोहित ने दरवाजा खटखटाया। उसने समोसे देखे, आंखें चमक उठी। हाय वाह, समोसे! क्या मैं ले सकता हूं? हाय जरूर, ले लो। आनंद शर्मा मना नहीं कर सका। वाह स्वादिष्ट, रोहित ने कहा एक बाइट लेते हुए। किसी ने दिया, अच्छे लोग होते हैं। आनंद शर्मा को ध्यान अच्छा लगा। और डैडी कहाँ है? सेक्रेटरी ने कहा कि वह कहीं चले गए। हमेशा की तरह कुछ नहीं बताते, रोहित ने कंप्लेंड। वह नैना कपूर को नापसंद करता था। नहीं पता रोहित, मैंने देखा कि वह जा रहे थे। कहाँ? उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं, आनंद शर्मा मुस्कुराया।
रोहित उसकी नई जिंदगी में एक ब्राइट स्पॉट था। मेरे पास एक बेहतर विचार है, क्या तुम्हें शतरंज पसंद है? रोहित ने मुंह बनाया। नहीं पता, मुझे फुटबॉल ज्यादा पसंद है। मैं अब गेंद नहीं भगा सकता। आनंद शर्मा ने अपने दर्द भरे घुटनों की ओर इशारा किया। लेकिन यकीन मानो, शतरंज भी एक लड़ाई है, उतनी ही थ्रिलिंग। उसने एक पुराना होममेड सेट निकाला जो उसे स्टोर रूम में मिला था। उसने लड़के को सिखाना शुरू किया, ट्रिक्स दिखा रहा था। कुछ दिनों बाद राजीव वर्मा दोपहर के करीब काम पर आया। उसने प्रकाश सिंह को बुलाया। जब सुरक्षा प्रमुख बॉस के साथ था, संजय टॉयलेट चला गया 1 मिनट के लिए। ठीक उसी समय एक नशे में धुत आदमी ऑफिस में घुस आया। क्लियरली उसने गलत दरवाजा खोल लिया था। पीने के लिए कुछ न पाकर वह रकस मचाने लगा। आनंद शर्मा, जो उस फ्लोर पर सफाई कर रहा था, ने शोर सुना। नीचे उतरा, जल्दी से स्थिति का आकलन किया। बिना सोचे उसने नशेड़ी को चुपके से पकड़ा और उसे रिस्ट्रेन कर दिया। ठीक उसी पल संजय टॉयलेट से बाहर भागा और उसके बाद प्रकाश सिंह। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रकाश सिंह ने संजय पर चिल्लाया। पोस्ट छोड़ दी। अगर यह कोई मेनियाक होता तो मैं मैं बस 1 मिनट के लिए। तुम पर जुर्माना लगेगा। मैं मीना देवी से कहूंगा कि इसे तुम्हारी सैलरी से काट ले। प्रकाश सिंह ने आनंद शर्मा को नशेड़ी को बाहर निकालने में मदद की। यह अनफेयर है, संजय ने प्रोटेस्टेड। आनंद शर्मा का शुक्रिया कहो और आभारी रहो कि राजीव वर्मा ने यह नहीं देखा, वरना तुम पहले ही दूसरी नौकरी ढूंढ रहे होते। धन्यवाद, संजय ने अनविलिंगली कहा, बूढ़े आदमी से हाथ मिलाते हुए। कोई बात नहीं, आनंद शर्मा ने कामली जवाब दिया, अपनी मोप की ओर लौटते हुए। उस दिन से सुरक्षा गार्डों के साथ रिश्ते बदल गए। रिस्पेक्ट बढ़ी। वे एक दूसरे से बात करने लगे, जीवन की छोटी मोटी बातें साझा करने लगे। प्रकाश सिंह ने आनंद शर्मा और संजय को अपनी कॉटेज पर आमंत्रित किया, आराम करने, बारबेक्यू करने के लिए। संजय ने तुरंत अग्रीड। आनंद शर्मा को अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। प्रकाश सिंह ने इंसिस्ट किया। कॉटेज पर प्रकाश सिंह ने संजय से लकड़ी कटवाई। फिर उन्होंने मांस ग्रिल किया, खाया, थोड़ी ड्रिंक पी। प्रकाश सिंह ने सोना का प्रस्ताव दिया। किसी ने मना नहीं किया। सोना में, गर्मी में, भाप के बादलों में उन्होंने बातचीत की। आनंद शर्मा, आपके पास कैसा टैटू है? संजय ने पूछा, उसकी बांह पर डिजाइन देखकर। यह एक याद है, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। वह बात करना नहीं चाहता था। मिलिट्री वाला है ना? प्रकाश सिंह ने अपना दिखाया। सिमिलर सिंबल, लेकिन प्रकाश का डिजाइन नया, ज्यादा डिटेल्ड था। हाँ, अफगानिस्तान, आनंद शर्मा ने कहा। मूड खराब हो गया। यह सिर्फ हाथ पर नहीं रहा। सॉरी, हम आपकी प्राइवेट लाइफ में घुसना नहीं चाहते थे, प्रकाश सिंह ने कहा। कोई बात नहीं, कभी बताऊंगा। आनंद शर्मा ने बातचीत बदल दी। कॉटेज से वापस लौटे। स्टोर रूम में घुसते हुए आनंद शर्मा ने देखा, कुछ गड़बड़ है। चीजें हिल गई थीं। कोई यहां था। उसने ध्यान नहीं दिया, साफ किया, सो गया। सुबह एंट्रेंस पर झाड़ू लगाते हुए उसने एक लंबा पतला आदमी देखा जो लगभग 60 साल का था। भौं के ऊपर एक स्कार। उसने ध्यान नहीं दिया। राजीव वर्मा की कार देखी। आदमी बाहर आया। राजीव का चेहरा तुरंत बदल गया, टेंस, ठंडा हो गया। आदमियों ने छोटा हैंडशेक किया और ऑफिस में चले गए। राजीव के केबिन की ओर जा रहे थे। आनंद शर्मा को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वह पीछे चला गया। केबिन से तेज आवाजें आ रही थीं, ऊंची आवाजें। पास जाना खतरनाक था। यह नौकरी जाने का कारण बन सकता था। आधे घंटे बाद पतला आदमी ऑफिस से भागा, एक महंगी कार में बैठा तेजी से चला गया। कुछ मिनटों बाद राजीव बाहर आया, एंग्री। आनंद शर्मा ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। राजीव ने हाथ झटक दिया और वह भी जल्दी से चला गया। यह कौन था? आनंद शर्मा ने प्रकाश सिंह से पूछा। जो केबिन में था? चौहान, गौरव चौहान, प्रकाश सिंह ने जवाब दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। 90 के दशक का एक क्रिमिनल किंगपिन, कई बार जेल जा चुका है। अब एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, लेकिन तरीके वही है। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम जानते हो उसे राजीव से क्या चाहिए? वह कंपनी खरीदना चाहता है। वह राजीव के पिता से भी मिलने आया था। पिता ने मना कर दिया।
उसने उन्हें झगड़ों से दिल का दौरा पड़ने तक परेशान किया। अब उसने बेटे को निशाना बनाया है, खासकर जब से हमने एक बड़ा टेंडर जीता है। चीजें। आनंद शर्मा ने सिर हिलाया। स्थिति खतरनाक थी। आते हुए रोहित को देखकर आनंद शर्मा का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। लड़का अपने पिता से मिलने आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह नहीं है, तो उसने आनंद शर्मा को शतरंज का खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। आनंद शर्मा ने अग्रीड। रोहित ने उसे हरा दिया। जल्द ही प्रकाश सिंह भी शामिल हो गया। उसने रोहित के साथ खेला, फिर आनंद शर्मा के साथ। अपने आश्चर्य के लिए दोनों खेल हार गया। यह न समझकर कि क्या हो रहा है, वह अपनी पोस्ट पर लौट गया। रोहित ने आनंद शर्मा को एक बार और हराया। उसने कन्फेस्ड। उसने घर पर अभ्यास किया था ताकि वह शिक्षक को सरप्राइज कर सके। कुछ दिनों बाद नैना कपूर की मेज के पास सफाई करते हुए आनंद शर्मा ने क्लमसली एक फाइल को टक्कर मार दी। यह गंदे पानी की बाल्टी में गिर गई। क्या किया तुमने? दिमाग बिल्कुल नहीं है। नैना कपूर दौड़ी आई, गीली फाइल छीनी और उसे उस पर फेंक दिया। सॉरी, जानबूझकर नहीं। मैं इसे सुखा दूंगा। आनंद शर्मा गिल्टी महसूस कर रहा था। सुखा दोगे? क्या सुखाने वाले हो? अब राजीव वर्मा के पास जाओगे, उन्हें समझाओगे। नैना, ये क्या शोर है? मीना देवी केबिन से बाहर आई। ये बूढ़ा आदमी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को गंदगी में गिरा दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्वार्टरली रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स। और चिल्लाने की क्या जरूरत है? सब डेटाबेस में है। हम इसे फिर से टाइप करेंगे, साइन करेंगे। मीना देवी ने कामली कहा, आनंद शर्मा को प्रोटेक्ट करते हुए। उन्होंने देखा कि यह एक्सीडेंट था। धन्यवाद। आनंद शर्मा ने मीना देवी को धीरे से कहा। स्टोर रूम में जा रहा था ताकि नैना कपूर को प्रोवोक न करे। रोहित आता रहा। उसे उम्र के अंतर के बावजूद आनंद शर्मा के साथ रहना इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसने फुटबॉल, स्कूल और घर के कामों के बारे में बताया। शतरंज का खेल एक रिचुअल बन गया था। अगले दिन दोपहर के भोजन से पहले मीना देवी आनंद शर्मा से मिलने आई। उन्होंने उसे एक छोटे से बफे के लिए आमंत्रित किया। उनका जन्मदिन था। आनंद शर्मा ने मना करने की कोशिश की। वह नैना कपूर से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वह दयालु महिला को मना नहीं कर सका। वह दुकान में भागा, एक बॉक्स मिठाई खरीदी, बधाई दी। बफे में नैना कपूर ने उसे अफेंड करने की कोशिश की, लेकिन मीना देवी, संजय, अब ज्यादा फ्रेंडली, और अन्य कर्मचारियों ने उसका डिफेंड किया। कार्य दिवस समाप्त हो गया। आनंद शर्मा बफे के बाद सफाई कर रहा था। प्रकाश सिंह रुक गया, उसे देख रहा था। सुनो आनंद शर्मा, क्या हम शतरंज खेल सकते हैं? उसने पूछा। उम्मीद कर रहा था कि वह जीत जाएगा। मुझे लगता है यह यूजलेस है। आनंद शर्मा मुस्कुराया। क्यों? मेरे पास स्किल को परफेक्शन करने के लिए बहुत समय था। मेरे साथ कंपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आओ भी, कम से कम एक बार तो जीतूंगा, सुरक्षा गार्ड ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है, बोर्ड तैयार करो, 5 मिनट में आ जाऊंगा, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। स्टोरूम में उन्होंने कई खेल खेले। प्रकाश सिन्हा बार बार हार रहा था। अंत में डिसअपॉइंटेड बच्चे की तरह उसने बोर्ड अलग रख दिया। बस, अब और नहीं खेलना। कुछ दिनों बाद एंट्रेंस पर झाड़ू लगाते हुए आनंद शर्मा ने एक परिचित महंगी कार देखी। उसमें से नैना कपूर निकली। उसने अननोटिस छिपने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे देखा। वह उसके पास गई। उसे रुकना पड़ा। सुप्रभात, आनंद शर्मा। नमस्ते नैना कपूर। उसकी आवाज एक्सट्रीमली पोलाइट थी। कल शाम को कॉर्पोरेट पार्टी है, कंपनी के 20 साल, सब कुछ परफेक्ट साफ करने की जरूरत है, अंदर और बाहर। ठीक है, हो जाएगा, आनंद शर्मा ने जवाब दिया, अननेसेसरी शब्द अवॉइड करते हुए। बहुत अच्छा, समझने के लिए धन्यवाद, उसने कामली कहा और ऑफिस चली गई। आनंद शर्मा को हैरानी हुई। कोई डांट फटकार, कोई उलाहना नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लग रहा था, सुलझ गया था। उसने देर रात तक काम किया, ऑफिस को उत्सव के लिए तैयार कर रहा था। थका हुआ वह भूखा सो गया। सुबह जल्दी चाय पी, फिर से सफाई करने लगा। लगभग 8 बजे राजीव वर्मा आया। सुप्रभात आनंद शर्मा, कॉर्पोरेट पार्टी के बारे में भूले तो नहीं?
नमस्ते राजीव वर्मा। कैसे भूल सकता हूं? कोशिश कर रहा हूं कि कोई सवाल ना हो। दिख रहा है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और कैसे मदद कर सकता हूं? क्या यह सच है कि आपने नशेड़ी को रिस्ट्रेन किया था जब सुरक्षा सो रही थी? राजीव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं, शायद आप गलतफहमी में हैं। आनंद शर्मा ने झूठ बोला। सुरक्षा गार्डों को ट्रबल में नहीं डालना चाहता था। डरो मत, मैं उन्हें फायर नहीं करूंगा। मीना देवी ने बताया। क्या आप सुरक्षा को देखने में मदद कर सकते हैं? बहुत सारे मेहमान होंगे, अनजान लोग। ठीक है, जैसा आप कहें। आनंद शर्मा ने अग्रीड। बहुत अच्छा, दोपहर तक आप स्वीपर हैं। उसके बाद प्रकाश सिंह के अंडर। शाम के करीब महंगी कारें आने लगी। मेहमान, उनके बीच आनंद शर्मा ने चौहान को देखा। वही स्कार वाला। उनके टेंस बातचीत और चिल्लाने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिन में राजीव के साथ बातचीत आखिरी नहीं थी। आनंद शर्मा चौहान को देख रहा था। एक अनएक्सप्लेन्ड चिंता महसूस कर रहा था। इस आदमी में कुछ ऐसा था जो आंतरिक विरोध पैदा कर रहा था। पार्टी कई घंटे चली। हंसी, संगीत, बातचीत। मेहमान जा रहे थे, सिर्फ चौहान जल्दी में नहीं था। आनंद शर्मा कुछ मिनटों के लिए डाइवर्टेड हो गया। मीना देवी ने उसे टैक्सी बुलाने में मदद करने के लिए कहा था। जब वह मुड़ा तो उसने चौहान को नजर से खो दिया था। इमारत की जांच करते हुए आनंद शर्मा ने राजीव के केबिन से आवाजें सुनी। ध्यान से सुना। राजीव और चौहान। एक बहस। ऊंची आवाजों में। तुम नहीं समझ रहे कि तुम क्या ठुकरा रहे हो। चौहान की आवाज धातु के घर्षण जैसी थी। मैं दोहरा रहा हूं, मर्जर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। राजीव ने दृढ़ता से जवाब दिया। सुनो, खेल खेलना बंद करो। मुझे ये कंपनी चाहिए। मैं इसे लेकर रहूंगा। मेरे पिता ने आपको मना कर दिया था। मैं भी मना करूंगा। राजीव की आवाज ठंडी हो गई। वह अब कहां है? वह नहीं है। दिमाग से सोचो। चौहान ने दबाव डाला। मैं सोच रहा हूं। पिता ने इसे शुरुआत से बनाया था। मैं इसे बेचूंगा नहीं। उन पैसों से तुम 10 ऐसी बना सकते हो। मुझे यह कंपनी चाहिए। मैं न तो कर्मचारियों को धोखा दूंगा, न पिता की याद को, न खुद को। बातचीत खत्म। राजीव की आवाज चीख में बदल गई। ठीक है, देखो, इस फैसले के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। चौहान ने धमकी भरे अंदाज में कहा। ये धमकी है? मैं सुरक्षा बुला सकता हूं। क्या धमकी? मैं चेतावनी दे रहा हूं। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें अफसोस होगा। चौहान केबिन से बाहर चला गया। शुभ संध्या, राजीव वर्मा। सब ठीक है? आनंद शर्मा ने चौहान के जाने के बाद केबिन में घुसते हुए पूछा। उसने सब सुना था। नमस्ते आनंद शर्मा। हाँ, सब ठीक है। राजीव विजिबली नर्वस था। ठीक है, माफ करना। आनंद शर्मा स्टोर रूम में चला गया। जल्द ही उसने सुना कि राजीव जल्दी से चला गया है। चौहान की धमकी खाली नहीं थी। प्रकाश सिंह ने कहा था वह खतरनाक है। आनंद शर्मा को लगा कि राजीव खतरे में है। कैसे मदद करे? कॉर्पोरेट पार्टी के एक हफ्ते बाद राजीव के केबिन से डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। महत्वपूर्ण। सबने ढूंढा। यह एक्सीडेंट नहीं था, एक मोल। राजीव ने सबको इकट्ठा किया। वापस करने की मांग की। किसी ने कन्फेस नहीं किया। उसने प्रकाश सिंह को बुलाया। प्रकाश, ऑफिस में परेशानी है। डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। हाँ, जानता हूं, क्या करना है? हिडन कैमरास लगाने की जरूरत है, पूरे ऑफिस में। अच्छा विचार है। यह बहुत सेंसिटिव है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपनों में से कोई ट्रेटर है। समझ गया। कॉशन की है। तो इसे ऑर्गेनाइज करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हो जाएगा। प्रकाश सिंह ने स्पेशलिस्ट ढूंढना शुरू किया। लोगों को ढूंढा। काम के बाद कैमरे लगाए। प्रकाश सिंह खुद रिकॉर्डिंग्स देख रहा था। उसने संजय पर भी भरोसा नहीं किया। दिन बीत गए। कोई नतीजा नहीं निकला। वीकेंड से पहले प्रकाश सिंह ने आनंद शर्मा को फिर से कॉटेज पर जाने का प्रस्ताव दिया, सोना में रिलैक्स करने के लिए। आनंद शर्मा ने अग्रीड। वे प्रकाश सिंह की कार में जा रहे थे। मांस और ड्रिंक के लिए एक सुपरमार्केट पर रुके। प्रकाश सिंह बाहर चला गया। आनंद शर्मा को कार में छोड़ दिया। ठीक उसी समय उनके सामने एक महंगी सेडान रुकी। फैमिलियर। आनंद शर्मा ने इसे देखा था।
अपने ऑफिस के पास कार से एक युवा महिला निकली, नैना कपूर, सेक्रेटरी। उसे याद आया, ये चौहान की कार थी। नैना और चौहान, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? ये विचार ठंडा था। वह उससे जुड़ी हुई है, उसे समझ आ गया। डॉक्यूमेंट्स उसी ने चुराए थे। प्रकाश सिंह वापस आया। वे कॉटेज चले गए। सोना में संजय ने फिर से टैटू के बारे में पूछा। यादगार? आनंद शर्मा ने जवाब दिया। कुछ हुआ है? प्रकाश सिंह ने पूछा, उसकी थॉटफुलनेस देखकर। बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। आनंद शर्मा बात नहीं करना चाहता था। क्या आप शेयर करेंगे? शायद मैं मदद कर सकूं। शुक्रिया दोस्तों, यह मेरी पहेली है। मुझे इसे खुद सुलझाना होगा। जब कुछ स्पेसिफिक होगा मैं बताऊंगा। वह जानता था, नैना मोल है, चौहान से जुड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट्स उसी ने चुराए थे। सुबह वे वापस लौटे। प्रकाश सिंह ने उसे ऑफिस के पास छोड़ा। अपने रूटीन काम करते हुए आनंद शर्मा उसे देखे हुए से बाहर नहीं निकल पा रहा था। नैना और चौहान, डॉक्यूमेंट्स। राजीव के आने का इंतजार करके आनंद शर्मा समझ गया, उसे बात करनी होगी। उसने झाड़ू रख दी। राजीव की कार के पास गया। सुप्रभात, राजीव वर्मा, क्या आपके पास कुछ मिनट है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। नमस्ते आनंद शर्मा, क्या कुछ हुआ है? मुझे लगता है हाँ। आइए केबिन में चलते हैं। ठीक है, इंतजार करूंगा। आनंद शर्मा केबिन में घुसा। झाड़ू स्टोर रूम में ही रह गई। अंदर आइए, राजीव ने बैठने का इशारा किया। तो बात क्या है? मैं कल प्रकाश सिंह के साथ कॉटेज गया था। हम एक दुकान पर रुके। मैं कार में बैठा था। हमारे सामने एक कार पार्क हुई, महंगी, और ये मुझे फेमिलियर लगी। और जब एक महिला बाहर निकली, नैना कपूर, मुझे याद आया कि मैंने यह कार कहाँ देखी थी। राजीव ने फ्राउन किया। क्या आप श्योर हैं कि इसमें मेरी दिलचस्पी है? लोगों की प्राइवेट लाइफ होती है। शायद, लेकिन यह चौहान की कार थी। माफ करना अगर मैं इंटरफियरिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपकी उनसे बातचीत सुनी थी। जानता हूं आपके रिश्ते स्ट्रेन्ड है। राजीव जम गया। आप आप कहना चाहते हैं कि चौहान और नैना एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल। और मुझे लगता है ये कैजुअल नहीं है। उम्मीद है आपने इसके बारे में किसी को नहीं बताया? राजीव की आवाज में चिंता थी। नहीं, मैं समझता हूं कि ये कितना सेंसिटिव है। किसी से डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आपसे। ठीक है, धन्यवाद। अलर्टनेस के लिए आप काम पर वापस जा सकते हैं, और कृपया किसी को नहीं। जरूर, आप निश्चिंत रहें। आनंद शर्मा बाहर चला गया। राजीव अकेला रह गया। सुनी हुई बात को प्रोसेस कर रहा था। नैना और चौहान, डॉक्यूमेंट्स। ये संयोग नहीं हो सकता था। नैना मोल की भूमिका के लिए परफेक्ट कैंडिडेट, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। उसने फिर से आनंद शर्मा को बुलाया। आपको क्या लगता है, क्या संभावना है कि यह नैना है? मैं नहीं चाहता कि मेरा पर्सनल ओपिनियन प्रभावित करे, आनंद शर्मा ने जवाब दिया। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव रूप से देखें, चांसेस बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं, चौहान आपका दोस्त नहीं,